हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, या इसे हम टीओसी भी कह देते हैं। साथियों, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथियों, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि टीओसी की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, टीओसी की डेफिनेशन है जो ये कहती है कि टीओसी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट हेल्प्स बिजनेसेस इंप्रूव प्रोसेसेस बाय द आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग कंस्ट्रेंट्स। तो साथियों, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है, मैनेजमेंट फिलॉसफी है, जो कि ये बात करती है कि किस तरह से जो इंडस्ट्री के या मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं उन्हें कैसे इंप्रूव किया जाए। किस तरीके से साथियों? आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब है कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के या बिजनेस के प्रोसेस के कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको करेक्ट करें। साथियों, कंस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पे वो चीजें हैं जो कि हमें हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी फुल परफॉर्मेंस को देने से हमें रोकती हैं, या हम इसे जनरल लैंग्वेज में बॉटलनेक भी कह देते हैं। तो साथियों, ये थ्योरी कहती है, देखिए ये द थ्योरी अज्यूम्स, थ्योरी ये कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एटलीस्ट वन कंस्ट्रेंट्स, एक कोई ना कोई ऐसा एक कंस्ट्रेंट तो होता ही है जो कि दैट लिमिट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम गेटिंग मोर ऑफ व्हाट इट स्ट्राइव्स फॉर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑप्टिमम या मैक्सिमम परफॉर्मेंस से क्या करता है? रोकता है। The goal is to utilize the constraints to its maximum potential to elevate its capacity so that it is no longer a limiting। तो साथियों, यहाँ पे गोल क्या है? देखिए, गोल यहाँ पे यह है कि जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसको हमें उसके जो मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसे यूटिलाइज करना है या फिर उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, जिससे कि वो कंस्ट्रेंट्स हमारा क्या है? कंस्ट्रेंट्स ना रहे। देखिए, थ्योरी या कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो ये कहता है कि हमें अपने बिजनेस प्रोसेस के कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है, और कंस्ट्रेंट्स को क्या करना है? ऑप्टिमम वे में इंप्रूव करना है। साथियों, इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे, उनका नाम है डॉक्टर एली गोल्ड। इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी साथियों, ये दी थी इन्होंने 1984 में अपनी एक बेस्ट सेलिंग बिजनेस नॉवल के थ्रू, जिसका नाम था द गोल। जी हाँ साथियों, 1984 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी द गोल, उस समय की ये बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक में मानी जाती है। और उस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसको इन्होंने बाद में चल के टीओसी का नाम दिया। साथियों, तब से लेकर आज तक टीओसी में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, टीओसी इन्वॉल्व हुई है, और आज के टाइम में टीओसी जो है वर्ल्ड की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में एक मानी जाती है। देखिए साथियों साथियों देखिए साथियों, जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसमें बेसिकली तीन तरह की थ्योरी पे काम किया जाता है। पहली थ्योरी है 5 फोकसिंग स्टेप्स। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि ये बताते हैं किस तरह से हमें कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको एलिमिनेट करना है। द थिंकिंग प्रोसेस। साथियों, ये थ्योरी ये भी कहती है कि किस तरह से हमें ऐसे टूल्स का यूज करना है जो कि हमें हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है साथियों, थ्रू आउटपुट अकाउंटिंग, ये वो बात करती है कि किस तरह से हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर कर पाए और किस तरह से एक सही डिसीजन हम ले पाए। तो साथियों, इन तीन चार स्टेप्स को लेते हुए, इन चार सब थ्योरीज को लेते हुए जो कंप्लीट थ्योरी बनती है उसका नाम थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, जिसे हम टीओसी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आइए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम कोर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, कोर कॉन्सेप्ट जो पहला कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, वो ये कहता है कि एवरी सिस्टम हैज वन bottleneck टाइटर देन ऑल द अदर्स व्हिच वी कॉल द कंस्ट्रेंट। ये तो देखिए साथियों, क्या कहता है ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में कोई ना कोई एक ऐसा bottleneck होता है जिसे हम कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो कंस्ट्रेंट है, जो bottleneck है, वो उस सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कम कर देता है। तो साथियों देखिए, जैसे यहाँ पे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो इस सिस्टम में क्या है? सेंटर में बॉटल नेक है, और बॉटल नेक का मतलब ये है कि साथियों कि यहाँ से जो फ्लो होता है वो फ्लो यहाँ पे आके कम हो जाएगा, और इसके बाद का जो फ्लो मिलेगा ऑब्वियस है वो इसी फ्लो के हिसाब से ही गवर्न होगा, या इसी फ्लो के हिसाब से, बॉटल नेक के हिसाब से ही हमें आगे का फ्लो मिलेगा। साथियों, अभी शायद आपको ये समझ में ना आया हो, आगे वाली स्लाइड्स में इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। साथियों, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एज अ होल इज लिमिटेड बाय द आउटपुट ऑफ द टाइटेस्ट बॉटलनेक। साथियों, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो बॉटलनेक है उस बॉटलनेक के हिसाब से ही आगे की जो परफॉर्मेंस होगी वो आपको अचीव होती है।
देखिए जो पिछले हमने स्लाइड में पढ़ा उसका एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। सपोज देखिए ये एक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आप इसे मान सकते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपको जो यूनिट्स हैं यहाँ पे 10 यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से इनफ्लो होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉटलनेक है तो आपकी जो 10 यूनिट्स है यहाँ पे केवल 5 यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से ही प्रोसेस होती है। तो साथियों जब यहाँ पे 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से प्रोसेस होगी तो जो आपका आउटपुट होगा वो भी आपको 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से ही मिलेगा। तो देखिए आप अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये बॉटलनेक कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि आपको पीछे चाहे 10 यूनिट मिले या 20 यूनिट मिले, लेकिन जो आपका आगे का आउटपुट है वो टोटली डिपेंड करता है इस आपके बॉटलनेक के आउटपुट से। तो यहाँ पे आपका जो बॉटलनेक का आउटपुट है साथियों वो 10 यूनिट से 5 यूनिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपका 5 यूनिट पर मिनट ही मिलता है। साथियों तीसरे प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं इसी थ्योरी के। तो तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें अपने ऐसे बॉटलनेक को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसे क्या करना है, हमें उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है। साथियों जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि देखिए ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में ये वो एरिया है जहां पे हमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमें यहाँ ना तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है और ना ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट करेंगे और या अगर हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे। वो आगे स्लाइड्स में समझेंगे कि क्या उससे कॉन्सिक्वेंस होंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम इस पिक्चर से हम ये समझ सकते हैं इस सिस्टम में हमें इंप्रूवमेंट कहाँ करना है। हमें ये जो बॉटलनेक वाला एरिया है, दिस एरिया, दिस वन, दिस, ये जो एरिया बीच का एरिया, ये वो बॉटलनेक एरिया है जहां पे हमें इंप्रूवमेंट करना है। और इसके इंप्रूवमेंट से हमारे सिस्टम में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, हमारा सिस्टम अल्टीमेट या ऑप्टिमम वे में परफॉर्मेंस देगा। साथ ही इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट का एक सब कॉन्सेप्ट है जिसे हम द इल्यूजन ऑफ लोकल ऑप्टिमा कहते हैं। साथियों द इल्यूजन ऑफ लोकल ऑप्टिमा का मतलब होता है कि अगर हम आइसोलेशन में हम इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो वो सारे जो इंप्रूवमेंट्स होंगे वो हमारे लोकल ऑप्टिमा में आएंगे। देखिए लोकल ऑप्टिमा को हम ऐसे भी कहते हैं कि बेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वन इंडिविजुअल पार्ट, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पार्ट अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस देता है या ऑप्टिमम वे में परफॉर्म करता है तो वो लोकल ऑप्टिमा होता है। लेकिन जब अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो ग्लोबल ऑप्टिमम इज व्हाट इज बेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो साथ ही ग्लोबल ऑप्टिमम वहां पे होगा जहां पे पूरा सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेट होगी या ऑप्टिमम होगी। देखिए इसे समझते हैं इस तरह से, एक हमारा इकोसिस्टम है साथियों, यानी कि हमारा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है जहां पे क्या है, मार्केटिंग अपने नए प्रोडक्ट्स लेके आता है, उन प्रोडक्ट्स को वो क्या करता है, सिस्टम में देता है, यानी कि इंजीनियरिंग को देता है, और इंजीनियरिंग उसके हिसाब से प्रोटोटाइपिंग डेवलप करता है या नए प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर वो ऑपरेशन को देगा और वो सेल्स को देगा। तो साथियों जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो जानते हैं कि इस तरह का सिस्टम हमारी इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ पे मार्केटिंग से लेकर सेल्स तक का ये एक जर्नी हमारी होती है। देखिए साथियों होता क्या है, यहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग अपना अच्छा काम करता है। ग्रीन का साथ यहाँ पे मतलब है कि मार्केटिंग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से काम करता है, अच्छे प्रोडक्ट्स लाता है। और येलो का मतलब यह है कि समहाउ यहाँ पे क्या है, एक तरह का क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्योंकि साथियों देखिए इस पिक्चर में या इस सिस्टम में क्लियर है कि इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग सेक्शन जो है कंपनी का, वो बॉटलनेक है। बॉटलनेक का कुछ भी रीजन हो सकते हैं साथियों, हो सकता है उसके पास नंबर ऑफ डिजाइनर्स कम हो, उसके पास सिस्टम्स ना हो, उसके पास सॉफ्टवेयर ना हो, ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पिक्चर में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे बॉटलनेक है। तो अब क्या होता है कि देखिए मार्केटिंग यहाँ पे अपने बिजनेस लाता है, प्रोडक्ट्स लाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग उसे ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं हैंड ओवर कर पा रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो गया है। साथियों अब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो आगे जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे वो रेड हो जाता है, यानी कि उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और पीछे के डिपार्टमेंट है मार्केटिंग और येलो, पीछे के डिपार्टमेंट जो है मार्केटिंग और प्रोडक्ट, वो भी देखिए येलो कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब साथियों यह है कि उनपे भी यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो गया है। साथियों अब होता क्या है इस सिचुएशन में, देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से वो समाव कुछ ना कुछ आगे प्रोजेक्ट्स देने की कोशिश करता है। साथियों यहाँ पे उसने आगे अपने अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो नए प्रोजेक्ट्स को आगे क्या कर रहा है, हैंडओवर कुछ दे पा रहा है। तो नए प्रोजेक्ट्स अब क्या हुए, ऑपरेशन में और कुछ सेल्स में हैंडओवर हो चुके हैं। अब देखिए साथियों होता क्या है कि नए प्रोजेक्ट्स अब
ऑपरेशंस या सेल्स को हैंडओवर होते हैं तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंजीनियरिंग को आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोबारा फीडबैक जो है, देखिए फीडबैक यहाँ से इंजीनियरिंग को जाता है और सेल्स से भी फीडबैक यहाँ पे इंजीनियरिंग को जा रहा है। साथियों इन पैरेलल में मार्केटिंग अपने नए प्रोडक्ट्स को सिस्टम में एंटर करती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो परफॉर्मेंस ऑफ इंजन डिपार्टमेंट है वो लगातार डाउन होती जा रही है, उसका जो सर्किल है वो भी छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो डिपार्टमेंट अंडर परफॉर्म करता जा रहा है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। साथियों लास्ट पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे सारे ही डिपार्टमेंट्स रेड हो जाते हैं। रेड का मतलब यह है कि साथियों क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं जा पा रहा है, वो सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट रेड हो जाते हैं। रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे स्ट्रेस में आ चुके हैं, यानी कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। साथियों इस पिक्चर से हमें क्लियर होता है जो कॉन्सेप्ट है इल्यूजन ऑफ लोकल ऑप्टिमा। इस इल्यूजन ऑफ लोकल ऑप्टिमा को अगर हम संक्षेप में समझे साथियों तो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल सिस्टम हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन अगर उस पूरे सिस्टम में कोई अगर आपका बॉटलनेक है तो कुछ टाइम के बाद वो सारे सिस्टम्स जो होंगे, जो इंडिविजुअल सिस्टम्स होंगे, वो क्या होंगे साथियों, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। जैसे कि इस पिक्चर में हमें क्लियर है, यहाँ पे मार्केटिंग हो सकता है बहुत अच्छा काम करता हो, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग एक बॉटलनेक डिपार्टमेंट है तो लास्ट में हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग है वो भी यहाँ पे क्या हो गया, रेड हो चुका है। रेड का मतलब है यहाँ पे उसकी भी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को अल्टीमेटली सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो साथियों इसी कॉन्सेप्ट को हम द इल्यूजन ऑफ लोकल ऑप्टिमा के नाम से जानते हैं। साथियों अब कोर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए हेनरी फोर्ड नाम का, हेनरी फोर्ड साहब का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लो जो दिए हैं वो बहुत ही फेमस हैं और अल्टीमेटली इस चीज के लिए उनको काफी जाना जाता है। देखिए उन्होंने मॉडल टी, उन्होंने लाइन दी, उसके अलावा उन्होंने असेंबली का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए तो फेमस है, लेकिन उनका अगर मुझसे आप पूछिए तो उनका जो अल्टीमेटली उनको अगर हम माने कि वो किस चीज में फेमस है तो उन्होंने जो फंडामेंटल्स ऑफ फ्लो के दिए हैं उसके लिए वो फेमस है। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ फ्लो क्या कहता है साथियों, जो फंडामेंटल्स ऑफ फ्लो का जो पहला प्रिंसिपल है वो ऑप्टिमाइजिंग फ्लो की बात करता है। ऑप्टिमाइजिंग फ्लो का साथियों मतलब है कि किसी भी ऑपरेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको क्या दे पाए, डिलीवर कर पाए। आपके अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम वे में नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन है उनका हाईएस्ट हो, ऑप्टिमम हो। साथियों प्रिंसिपल ऑफ नॉन प्रोडक्शन क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन प्रोडक्शन ये कहता है कि अगर आपको हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन देना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। बिल्कुल सही साथियों, आपने सही सुना। क्योंकि अगर आप देखिए अगर आप कंटिन्यू प्रोडक्शन करते जा रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो वेस्ट होगा। लीन उसे वेस्ट कहता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में अगर समझे तो वो वेस्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब प्रोडक्शन नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अगर प्रोडक्शन करते हैं तो लेकिन वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। साथियों तीसरा जो इसका सब कॉन्सेप्ट है वो कहता है एबॉलिश लोकल ऑप्टिमा। देखिए लोकल ऑप्टिमा का मतलब यह है कि हो सकता है, देखिए जब प्रोडक्शन होता है तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, उसके पास हो सकता है कंपोनेंट्स हो, चाइल्ड पार्ट्स हो। तो भले ही प्लानिंग उसे बोलता हो कि भाई आपको 100 यूनिट्स बनानी है, लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास कंपोनेंट्स हैं, चाइल्ड पार्ट्स अवेलेबल है, तो हो सकता है वो 200 यूनिट्स बना दें। तो 200 यूनिट्स बना के उसे ये फील होगा लोकल ऑप्टिमा के वे में अगर समझे तो वो सोचेगा कि मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने 200 पीस बना दिए। लेकिन एज ए सिस्टम आप समझे कि जो यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी केवल 100 थी, अगर वो मोर 100 बना देता है तो वो वेस्टेज है, लीन उसे वेस्टेज के फॉर्म में काउंट करता है और अल्टीमेटली पूरे सिस्टम में क्या है, ये एक बोझ बन जाएगा या एक ये नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्शन होगा। साथियों जो चौथा, इसका फोर्थ जो सब कॉन्सेप्ट है वो कहता है फोकसिंग प्रोसेस। इसका मतलब साथियों यह है कि हमें अपने उस प्रोसेस पे फोकस करना है या इंप्रूव करना है जो कि हमारा बॉटलनेक है। देखिए इस पूरे सिस्टम अगर आप समझे, अगर आप अगर आप असेंबली लाइन को या प्रोडक्शन लाइन पे आप कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे अपना एक इंप्रूवमेंट करता हूँ जिससे मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन इससे कोई फायदा है नहीं। इससे कोई फायदा इसलिए नहीं है साथियों क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल केवल कहता है मुझे 100 ही पीस भेजने हैं या 100 ही पीस में बेचने के लिए सक्षम हूं तो आपको 100 ही बनाने होंगे।
अगर आप 200-400 बना दोगे तो वेस्टेज है। तो इसका मतलब यहाँ पे साथ ये है कि हमें जो काम करना होगा इस पूरे सिस्टम में, हमें प्रोडक्शन पे काम नहीं करना, हमें हमारा यहाँ पे इस सिस्टम के हिसाब से हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो हमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहा है। तो हमें कहाँ फोकस करना है साथियों? हमें अपने सेल्स डिपार्टमेंट पे फोकस करना है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच पाए और नए नए ऑर्डर ले पाए। तो साथियों इस तरह से ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें बताते हैं किस तरह से हमें अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है, नॉन प्रोडक्शन को हमें जानना है, हमें लोकल ऑप्टिमा को खत्म करना है, और हमें केवल जिस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है साथियों, केवल उसी प्रोसेस में हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। साथियों अब हम बात करते हैं टाइम किस तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे प्रोसेस में। 1908 में हेनरी फोर्ड साहब असेंबली लाइन का या बैट्स कॉन्सेप्ट लेके आए, असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट लेके आए। इसके बाद ताइचो ओनो साहब 1948 में कानमन का कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कि कार्ड्स या सिग्नल पे बेस्ड था। और गोडरेट साहब 1984 में टाइम कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कि टीओसी पे बेस्ड है। आइए समझते हैं किस तरह से काम करता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हाईवे है, एक हाईवे पे एक जगह क्या है कि आप पीछे से तो पूरे 8 लेन की रोड है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, एक एक ब्रिज है जिसकी वजह से आपका क्या है, वहां पे आपका जो लेन है वो केवल 4 लेन रह जाती है। आप मॉर्निंग में आते हो, मॉर्निंग में आप आराम से निकल जाते हो, लेट से 5 बजे आप जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी दिन हो सकता है आप 7 बजे आए, तब भी आपको शायद कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 10 कारें आराम से निकल रही हैं। देखिए ये जो लेन है 10 की लेन है, यानी कि इससे 10 कारें एक बार में निकल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मॉर्निंग में क्योंकि रश नहीं है, तो आराम से 3 4 5 6 कारें आराम से निकलती हैं। साथियों अब आता है पी कार्स। पी कार्स में देखिए पीछे से काफी सारे कारें आती हैं, लेकिन क्योंकि बॉटल नेक तो बना हुआ है, तो आपका क्या होगा कि आपकी 10 में से केवल बॉटल नेक के हिसाब से केवल यहाँ पे 5 ही अलाउ होती है। 1 2 3 4 4 लेन अलाउ होती है, तो आपको केवल पीछे से 10 लेन आ रही है, लेकिन आगे चलिए कन्वर्ट होती है 5 लेन में। यानी कि आप पीछे से ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 5 ही आपकी कार से आगे निकल पाएंगी। अब साथियों हमें सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा सा होशियारी से काम करें, हम सिस्टम को इम्प्रूव करें, तो हम क्या बोलते हैं कि आप लेन सिस्टम फॉलो करो और लेन सिस्टम के हिसाब से ही चलो। तो देखिए साथियों इसमें अगर हम लेन सिस्टम भी फॉलो करते हैं तो भी हमारी 4 लेन ही हमारी आगे निकल पाती है, यानी कि हमें पीछे से भी 4 लेन आएंगी और आगे भी हमारी 4 लेन ही चलती जाएंगी। इस केस में देखिए साथियों 1 2 3 4, 4 और 4 8, यानी कि हमारे 8 अभी अभी हमारी जो अदर की दो इधर वो लाइनें हमारी क्या है, अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो लाइन हमारी फ्री है, यानी कि अनयूटिलाइज्ड है। तो साथियों अगर हम इस पूरे सिस्टम को समझें तो देखिए ये जो है ये आइडियल सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी क्या होगा, चलते चलते कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पीक क्या होगा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ये अपने ऑप्टिमम वे में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे वेस्टेज हमारी बढ़ जाती है, जो कि हमें अगेन हमें पिछली स्लाइड एग्जाम्पल की याद दिलाती है, जिसमें हमारे सारे सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग हमारा बॉटलनेक है। तो धीरे धीरे जो चाहे डिजाइन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अकाउंट मैनेजमेंट है, सारे के सारे हमारे लाल हो जाएंगे। लाल का मतलब है वो अंडर परफॉर्म करेंगे। तो साथियों किस तरह आप देखते हैं इस तरह से जो टाइम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टाइम का कितना रोल प्ले है। देखिए टाइम के हिसाब से आपका सिस्टम वही है, आपके बॉटलनेक वही है, लेकिन यहाँ पे टाइम एक रोल प्ले करता है कि आपके टाइम के हिसाब से किस तरह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्म करता है। साथियों अब जो टीओसी का कॉन्सेप्ट है वो ड्रम बफर रोप, एक उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है टीओसी में। आइए समझते हैं ड्रम बफर रोप क्या है। देखिए ड्रम बफर जो रोप है वो ये कहता है कि आपको अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो आपको अपने बॉटलनेक का जो प्रोसेसिंग रेट है उसे समझना है, और अपने बफर क्रिएट्स करने हैं, और टाइमिंग के हिसाब से मटेरियल को रिलीज करना है। आइए समझते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट कहता है। देखिए सपोज ये आपका सिस्टम है जो पीछे हमने समझा है, इंजीनियरिंग यहाँ पे अगेन बॉटलनेक है। तो यहाँ पे होता क्या है, पीछे से प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ड्रम और एक रोप लगा दी है। साथियों ड्रम नथिंग, इट इज अ सिग्नल कि इंजीनियरिंग यहाँ पे एक हमने उसे एम्पावर कर दिया कि वो पीछे से बोल सकता है कि भाई मुझे और प्रोजेक्ट मत दो, मेरे पास अभी इतने ही प्रोजेक्ट हैं, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हीं को मैं पहले रिलीज करूंगा। तो यहाँ पे हमने इसे कंट्रोल दे दिया इंजीनियरिंग को एक। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसके पास लेट से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए, तो इसने यहाँ पे रोप को खींचा और यहाँ पे कट कर दिया। कट का मतलब है कि उसने पीछे डिपार्टमेंट को बोल दिया, मार्केटिंग को, कि भाई मेरे पास आई कैनॉट हैंडल मोर प्रोजेक्ट, सो प्लीज स्टॉप इट, आप इसे रोक दो।
साथियों अब होता क्या है कि जब पीछे तो अब प्रोजेक्ट्स क्या है, नंबर ऑफ मार्केटिंग तो अपना काम कर रही है, वो तो अपने प्रोजेक्ट्स और लाते जा रही है, लेकिन क्योंकि उससे अभी स्टॉप किया गया था तो वो सारे इकट्ठा हो गए, बफर बन गया यहाँ पे। अब जब इंजीनियर ने दोबारा रोप को खींचा और उसने सिग्नल दिया कि भाई अब मेरे पास थोड़ा लोड कम है, आप भेजो, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा बफर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स काफी सारे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंजीनियर की कैपेसिटी उतनी है तो वो उसी हिसाब से अपना एक एक करके प्रोजेक्ट्स को क्वालिफाई करेगा। साथियों तीसरी पिक्चर ये दिखाती है कि देखिए ये जो कैपेसिटी है, आपने बफर भी कर दिया, लेकिन ये कैपेसिटी तो अभी भी अंडर यूटिलाइज है, यहाँ पे भी अंडर यूटिलाइज है, क्योंकि जो हमारा जो कंस्ट्रेंट है, जो इंजीनियरिंग को कंस्ट्रेंट है, हमने उसे इंप्रूव ही नहीं किया है, राइट। क्योंकि हमने उसे इंप्रूव ही नहीं किया, हमने तो केवल यहाँ पे क्या किया, ड्रम लगा दिया और एक रोप और बफर जोन क्रिएट कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट से हो सकता है हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, लेकिन यहाँ पे टाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब इस सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है, देखिए आगे अपनी स्लाइड्स में समझते हैं। ताकि आगे इस चीज को और समझने से पहले हम एक माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये साथियों रियल एग्जांपल है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे टीओसी को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में उनका एक जो उनकी डिमांड थी वो 85 सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स थे पर क्वार्टर में डिमांड थी, लेकिन जो उनकी बॉटलनेक कैपेसिटी थी वो 20 प्रोजेक्ट पर क्वार्टर ही थी, और अल्टीमेटली डिबगिंग और सारे जो ट्रबल शूटिंग होती थी लास्ट में उनके 17 प्रोजेक्ट से निकल पाते थे। तो साथियों यहाँ पे क्या था, क्योंकि अब जो यहाँ पे इनके जो डेवलपर थे उनकी जो 40 टाइम जो उनकी कैपेसिटी थी वो एस्टिमेशन में खर्च हो रही थी। देखिए यहाँ पे ये जो इनके इंजीनियर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनकी जो काफी सारा टाइम है यहाँ पे एस्टिमेशन में, और यहाँ पे भी स्टिल 20% एस्टिमेशन में उनका टाइम उनका खराब होता है। साथ ही ये पिक्चर भी दिखाती है कि ये जो कैपेसिटी है ये सारी वेस्ट जा रही है, क्योंकि उनके जो डेवलपर हैं उनके पास ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट अंडर कैपेसिटी में या अंडर या स्ट्रेस में काम कर रहा है, और क्योंकि उनके जो डेवलपर है वो एस्टिमेशन में या किसी और यूज में लगे हुए हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कम है। तो साथियों इसका सॉल्यूशन क्या है, देखियो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले उन्होंने एक बफर क्रिएट किया और यहाँ पे उन्होंने सिग्नल दिया कि भाई वन टाइम में हम 8 ही प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, यहाँ पे उन्होंने क्यू लगा दिया। इस तरह से पीछे उनके जो अपने एस्टिमेशन में अपने डेवलपर दिए थे उन डेवलपर को अपने दोबारा उन्होंने अपने सिस्टम में डिप्लॉय किया, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, मोर डेवलपर को अपने यहाँ पे क्या किया, हायर किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो बेसिकली बॉटलनेक वाली जो कैपेसिटी थी या जो बॉटलनेक डिपार्टमेंट था उसे इम्प्रूव किया। तो साथियों यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या किया है, देखिए दो तरीके से काम किया। नंबर वन, उनके जो डेवलपर थे जो किसी और काम में लगे हुए थे उन्होंने सबसे पहले उनको पुल किया, उन्हें वापस लिया, और सेकेंडली उन्होंने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट की जो डेवलपर्स की नए डेवलपर्स उन्होंने हायर किए, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से उनकी जो डेवलपमेंट साइकिल है वो कम हो गई और उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ गई। साथियों अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स हैं, बेसिकली टीओसी के अंदर क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप में बताते हैं किस तरह से हमें काम करना है। देखिए साथियों पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रेंट्स। आपको अपने प्रोसेस के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना है या बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना है, ये टीओसी की पहली रिक्वायरमेंट होती है। साथियों सेकंड जो रिक्वायरमेंट है इसकी, ऑप्टिमाइज द कंस्ट्रेंट्स। अपने कंस्ट्रेंट्स को ऑप्टिमाइज करो। कंस्ट्रेंट्स को साथियों ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि आपके अगर रिसोर्स कहीं और लगे हैं तो सबसे पहले अपने रिसोर्स को वापस लो, नंबर वन, और ये देखो कि किस तरह से इंटरनल इंप्रूवमेंट करके आप अपने कंस्ट्रेंट्स को कम कर सकते हो या उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। साथियों थर्ड स्टेप है सबऑर्डिनेट द नॉन कंस्ट्रेंट। सबऑर्डिनेट द नॉन कंस्ट्रेंट का साथियों मतलब ये है कि हमारे कंस्ट्रेंट को जो हमारे अदर डिपार्टमेंट होंगे उनको सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट इसलिए करना होगा कि जब तक हमारे जो कंस्ट्रेंट वाला डिपार्टमेंट है या कंस्ट्रेंट वाला प्रोसेस है वो इंप्रूव नहीं करेगा तब तक हमारे सब डिपार्टमेंट्स या सब प्रोसेस इंप्रूव नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो अदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, अदर देन कंस्ट्रेंट्स, तो उन सबको क्या करना होगा, कंस्ट्रेंट्स डिपार्टमेंट को हेल्प करनी होगी या कंस्ट्रेंट्स प्रोसेस को हेल्प करनी होगी, जिससे उसकी परफॉर्मेंस साथियों बढ़ जाए। और लास्ट जो साथियों स्टेप होता है वो होता है एलिवेट द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को एलिवेट करो, यानी कि कंस्ट्रेंट को खत्म करो, इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ,
इसका रिसोर्स ऑप्टिमाइज करो, इसमें अगर आपको नई हायरिंग करनी है, नए रिसोर्स लेने तो सारे रिसोर्स लो और इसे इम्प्रूव करो। साथियों इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस टीओसी में काम होता है। और स्टेप 4 के बाद साथियों दोबारा हम स्टेप 1 में वापस जाते हैं ताकि हम कोई नया कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि देखिए एक कंस्ट्रेंट आपका कम होगा तो उसका जो सेकंड कंस्ट्रेंट रहा होगा, सेकंड वन, वो आपका अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गया। तो इस तरह से साइकिल आपकी चलती जाएगी, इंप्रूवमेंट साइकिल आपकी पीडीसीए की जो साइकिल है, प्लान डू चेक इट वाली साइकिल चलती जाएगी। और अपने कंस्ट्रेंट को फोकस रखते हुए आपको अपने कंस्ट्रेंट्स पे काम करना है। आपका टोटल फोकस अपने कंस्ट्रेंट डिपार्टमेंट पे होना चाहिए, कंस्ट्रेंट प्रोसेस पे होना चाहिए। यहीं पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, किसी और जगह पे इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है साथियों। साथियों कोर कॉन्सेप्ट पे दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको बताया कि ये पूरा सिस्टम है, रियल कंस्टेंट आपका यहाँ पे है। ये अपने डिपार्टमेंट अगर आप सोचते हैं कि मैं यहाँ इंप्रूवमेंट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करके कोई फायदा नहीं होने वाला साथियों। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे आप काम करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपका, क्योंकि आपका ये जो बॉटलनेक है ये और प्रेशर में आएगा और अल्टीमेटली आपका आउटपुट कम होगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है साथियों। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, देखिए अगर आप आउटपुट पे काम कर रहे हैं और कंस्ट्रेंट पे काम नहीं कर रहे हैं तो भी अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो ये डिपार्टमेंट है यानी कंस्ट्रेंट वाला डिपार्टमेंट है, इस पे प्रेशर आएगा और अल्टीमेटली आपकी जो सिस्टम का आउटपुट है वो नहीं बढ़ेगा। तो साथियों अब तक हम ये पूरे समझ चुके हैं कि टीओसी बेसिकली फोकस करता है इंप्रूवमेंट्स को कंस्ट्रेंट पे काम करने के लिए। यानी कि ये बताता है कि भाई इंप्रूवमेंट्स तो आप कर सकते हो, आप बोलो मैं यहाँ भी करूंगा, मैं वहां भी करूंगा, दुनिया भर की जगह है, दुनिया भर के प्रोसेस है, लेकिन उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट्स का फायदा तभी होता है जब आप अपने कंस्ट्रेंट्स पे काम करें, क्योंकि आपके सिस्टम की एफिशिएंसी केवल तभी बढ़ेगी जब आप अपने कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर काम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल है जो कि हमें बताता है कि हमें एक्चुअली हमें इंप्रूवमेंट करना कहाँ पे है। तो साथियों देखिए जैसे आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट, ये आपका रियल कंस्ट्रेंट है जहाँ पे आपको काम करना है। आपने एक बार इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इसे ऑप्टिमाइज कीजिए और ऑप्टिमाइज करके थर्ड में आपके सब, जैसे आपको बताया था कि जो आपके सब डिपार्टमेंट्स हैं उनको कट कीजिए, यानी कि वो सपोर्ट करेंगे इसको, ताकि एटलीस्ट एक आपका फ्लो बन पाए। और लास्ट में क्या होगा कि एलिवेट द कंस्ट्रेंट, आपको अपने कंस्ट्रेंट वाले डिपार्टमेंट को एलिवेट करना है, इसे सपोर्ट करना है, रिसोर्स देने हैं, ताकि अल्टीमेटली आपका जो कंस्ट्रेंट वाला डिपार्टमेंट है वो कंस्ट्रेंट खत्म हो जाए और वो ये बॉटलनेक देखिए यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस आ गया है, यहाँ पे बैलेंसिंग हो गया पूरा आपका। तो साथ ही चार फोकस कोर कॉन्सेप्ट हो गए, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स है, ऑप्टिमाइज द कंस्ट्रेंट्स है, सब सबऑर्डिनेट द नॉन कंस्ट्रेंट्स और एलिवेट द कंस्ट्रेंट। साथियों मैं इसकी समरी की बात करता हूँ। देखिए हमने पूरी जो ये स्लाइड्स पढ़ी हैं, अगर मैं इसे समराइज करूँ सिंगल स्लाइड से, तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, देखिए ऑब्जर्व द कंस्ट्रेंट यानी कि आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स, एक्सप्लॉइट द कंस्ट्रेंट, एक्सप्लॉइट का कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि आपको यहाँ पे अपने रिसोर्स पे काम करना है। इसके बाद सबऑर्डिनेट एवरीथिंग एल्स टू कंस्ट्रेंट, यानी कि जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंस्ट्रेंट्स को सबऑर्डिनेट करना है, हेल्प करनी है ऑप्टिमम करने में। एलिवेट द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को हटाना है, एलिवेट करना है, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। डोंट स्टॉप नाउ, फाइंड योर नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। तो साथियों ये जर्नी इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है और इस तरह से एंडलेस जर्नी है जो कि कंस्ट्रेंट्स पे काम करती रहेगी, इंप्रूवमेंट पे काम करती रहेगी, आपका प्रोसेस इंप्रूव होता रहेगा और आपका बिजनेस साइकिल हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहेगा। साथियों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। टीओसी पे जनरल वीडियो नहीं मिलती हैं, मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में किसी और नए वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे साथियों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।